छात्रों, आज हम बात करेंगे फ्रांस में भौगोलिक विचारधाराओं के विकास के दौरान होने वाले भौगोलिक विकास की। आज हम बात करने वाले हैं इस दौर में फ्रांस में जिन भौगोलिक विचारधाराओं का विकास हुआ, उनके फलस्वरूप भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो उभर कर सामने आए, कौन कौन सी भूगोल की शाखाएं जो हैं, या हम कह सकते हैं क्षेत्र अध्ययन के जो क्षेत्र हैं भूगोल में, उन पर में से किस पर अधिक ध्यान दिया गया। तो फ्रांसीसी भूगोल जो है, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विकास जो है भौगोलिक विचारधाराओं में और भौगोलिक क्षेत्रों में देखा गया तो वो था प्रादेशिक भूगोल का विकास। वाइडल डी ला ब्लास ने एक ऐसी नींव डाली जिस पर न केवल फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने काम किया बल्कि पूरी दुनिया के भूगोलवेताओं ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। वास्तव में फ्रांसीसी भूगोल जो है, अगर हम देखें फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को, अगर हम देखें फ्रांसीसी भूगोल को देखें तो हम पाते हैं कि उसमें प्रादेशिक भूगोल का विकास जो है वो सबसे अधिक हुआ। रीजनल ज्योग्राफी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच बन के भूगोल की उभरी। अगर हम देखें तो वाइडल डी ला ब्लास, गैलोय डे मार्टोनी, इन लोगों ने, सिगफ्रीड, इन लोगों ने मिलकर प्रादेशिक भूगोल को एक नया आयाम दिया। ठीक है। और फ्रांस में जो कार्य हुए, अगर हम देखें उनके द्वारा रचे गए बहुत सारे ग्रंथ, जैसे वाइडल डी ला ब्लास की टेबलेट डे ला ज्योग्राफी, डिमांशिया की पिकार्डी, बेलिचार्ड की ला फ्लैंडेरे, गेलोय की रीजन्स दे पेज, वाचेर महोदय का ला बेरी, बासेट महोदय की ले पिट्यो, एम सोरे की लेस पेरेनी, द मार्टेनी का लेस आल्पास, एच आर डिया का ले वाल्डेला लॉरे, ये बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जिन्होंने प्रादेशिक भूगोल को एक महत्वपूर्ण स्थान जो है भूगोल के अध्ययनों में दिया। इसी दौरान बहुत सारे ऐसे अध्ययन प्रकाशित हुए फ्रांस में, जैसे अगर हम बात करें डिमांशिया द्वारा लिखे गए ब्रिटिश द्वीपों के भूगोल की, नीदरलैंड के भूगोल की, जिनका बाद में अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी ट्रांसलेशन किया गया। तो इसके साथ मातोनी द्वारा लिखे गए मध्य यूरोप के भूगोल जो 1930 और 13 में प्रकाशित हुआ की बात करें, हेनरी बालेग ने उत्तरी अमेरिका पर 2 ग्रंथ लिखे। इस प्रकार देखें तो प्रादेशिक भूगोल जो है उसका फ्रांस में बहुत विकास हुआ। दूसरा हिस्सा फ्रेंच स्कूल में अगर हम बात करते हैं तो वो है मानव भूगोल का समग्र रूप से विकास, और इसको आगे बढ़ाने में जिन महत्वपूर्ण भौगोलिक परिवार के सदस्यों का, या हम कहें भौगोलिक विचारकों का रोल रहा, उनमें मुख्य रूप से वाइडल डी ला ब्लास के प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से उनका जो प्रकाशन था, जो उनकी मृत्यु के बाद 1922 में प्रकाशित हुआ और जिसे डी मार्टोनी ने संपादित किया, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है फ्रांसीसी भूगोल में के विकास में फ्रांस में। यहाँ ब्लास महोदय ने इसे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के तौर पे विकसित करते हुए बताया कि किस प्रकार से प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक लैंडस्केप जो हमें दिखाई देता है वो एक ऐतिहासिक विकास क्रम के दौरान आगे बढ़कर विकसित हुआ है। उन्होंने ब्लास महोदय ने बताया का जो ग्रंथ था उसके पहले खंड में इन्होंने संसार की जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास यानी कि स्थानांतरण आदि का बहुत गहरे तरीके से विश्लेषण किया, और उसके बाद इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बहुत सी सभ्यताओं का जन्म हुआ, उन सभ्यताओं ने विकास के आयाम स्थापित किए। और इस पुस्तक के तीसरे भाग में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से परिवहन और संचार के साधन जो हैं वो भौगोलिक अध्ययन की विषय वस्तु बन सकते हैं और किस प्रकार से वो भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बाद ब्लास महोदय जो हैं उन्होंने फ्रांस में मानव भूगोल को आगे बढ़ाने के लिए संभववाद की विचारधारा को दुनिया के सामने रखा। अभी तक दुनिया भर में जर्मनी में उत्पन्न हुई पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा स्थापित थी। इस विचारधारा को चैलेंज के तौर पे संभववाद का विकास किया गया। संभववाद ने बताया कि मानव जो है वो एक निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय एजेंट है और वो प्रकृति में अपने कार्यकलापों के द्वारा बदलाव कर सकता है।
मानव की छांट को महत्व दिया गया, उसकी चॉइस जो है उसको महत्व दिया गया। और इन्होंने बताया कि उस मानव जो है उसने अनेक फसलों को ऐसे क्षेत्रों पर पहुंचा दिया, ऐसे क्षेत्रों पर उगाना शुरू कर दिया जहां वो पहले नहीं उगाई जाती थी। उन्होंने कहा मानव ने फसलों की अनेक नई किस्में भी इजाद की हैं जो पहले नहीं थी। और उन्होंने कहा कि मानव जो है प्रकृति पर विजय पाने की अक्षमता रखता है। इस प्रकार से ब्लास महोदय का मानव की छांट यानी कि चॉइस और क्रिया यानी कि एक्टिविटी और एक्शन को महत्व दिया गया और संभववाद की विचारधारा जो है उसे स्थापित किया गया, जो मानव भूगोल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। मानव भूगोल की को आगे बढ़ाने में वाइडिला ब्लास के साथ जीन ब्रूंज महोदय का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ह्यूमैने का प्रकाशन किया जो 1910 में प्रकाशित हुई और बाद में 1912, 15 और 1934 में उसके संशोधित संस्करण आए। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी डेलामेयर ने उनकी किताब में संशोधन जो है कंटिन्यू रखे और उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से मानव के अधिवासों, नगरों की स्थिति, गांव की स्थिति, उनकी प्रकृति, उनका विकास, उनके जो अधिवास हैं, उनके रूप प्रतिरूप, इन सब के बारे में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से विवेचन किया। और इस किताब के दूसरे खंड में उन्होंने मानव और वनस्पति जगत के बीच जो संबंध हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से उजागर किया। तीसरे हिस्से में मानव और खनिज पदार्थों के बीच संबंध यानी कि मानव जो है उसे रूप को जो खनिज पदार्थ हैं किस प्रकार से उनका शोषण करते हैं, किस प्रकार से पृथ्वी से हासिल करते हैं। और इन्होंने उसे न केवल एक बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने रखा बल्कि जो रोबर इकोनॉमीज हैं उनका कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखने वाले वो प्रथम विद्वान थे। इस प्रकार से हम देखें तो जीन वाइडिला ब्लास के बाद जीन ब्रूंज महोदय जो हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है मानव भूगोल के विकास में रहा है। इसका के साथ ही जो अल्बर्ट डिमेंशिया थे उन्होंने भी मानव भूगोल के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूसरा, मानव भूगोल के बाद अगर हम बात करें फ्रांस में, तो नगरीय भूगोल का विकास भी बहुत तेज गति से इस दौरान हुआ। बहुत सारे जो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे उन्होंने फ्रांस के नगरों का अध्ययन किया, दुनिया के सामने रखा। जैसे गिलोय महोदय ने पेरिस का अध्ययन किया,